भारत में अंतिम दौर एक पाठ है। इसमें भारत की राजनीतिक स्थिति और आर्थिक दृष्टि स्थिति किस तरह की थी, इसमें लेखक जवाहरलाल नेहरू बताना चाहते हैं। भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना उसके लिए एकदम नई घटना थी। देश स्वतंत्र हो गया था और अंग्रेजी राज की स्थापना हो गई थी, जिसकी तुलना किसी और राजनीतिक अथवा आर्थिक परिवर्तन से नहीं की जा सकती है। भारत पहले भी जीता जा चुका था, लेकिन अनेक आक्रमणकारियों द्वारा जो उसकी सीमाओं में आकर बस गए और अपने को भारत के जीवन में शामिल कर लिया। 1000 वर्ष तक देश पर अनेक आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और कुछ तो यहीं आकर के बस गए। भारत कभी ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में नहीं बंधा था जिसका संचालन केंद्र उसकी धरती से बाहर हो। वह कभी ऐसे शासक वर्ग के अधीन नहीं रहा था जो अपने मूल और चरित्र दोनों में स्थायी रूप से विदेशी हो। नया पूंजीवाद सारे विश्व में जो बाजार तैयार कर रहा था, उससे हर सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारत प्राचीन समय की जो सभ्यताएं थी उन्हीं को मानता था और खेतीबाड़ी पर लोग निर्भर थे। विश्व में और तो अनेक तरह की का विकास हो रहा था, लेकिन भारत में इतना विकास नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो परिवर्तन हुआ वह स्वाभाविक नहीं था और उसने भारतीय समाज के पूरे आर्थिक और संरचनात्मक आधार का विघटन कर दिया। यह ऐसी व्यवस्था थी जिसका संचालन बाहर से होता था, जो उस पर लाद दी गई, क्योंकि अंग्रेजों की जो व्यवस्था थी वो इंग्लैंड से संचालित होती थी और भारत पर उसका राज किया जाता था। भारत ब्रिटिश ढांचे का औपनिवेशिक और खेतिहर छल्ला बन गया था, अर्थात जो वो ब्रिटिश कहते थे वही यहाँ पर पैदा होता था, खेती में वही फसल पैदा की जाती थी और उसी के हिसाब से चला जाता था। अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजी नमूने का अनुसरण करते हुए बड़े जमींदार पैदा किए। उनका लक्ष्य था लगान की शक्ल में अधिक से अधिक रुपया जल्दी से जल्दी इकट्ठा किया। अनेक जमींदार पैदा किए, अर्थात जमींदारों को नियुक्त किया और जो पब्लिक पर ज्यादा से ज्यादा लगान लेते थे और फिर वो लगान लेकर के फिर अंग्रेजों को देते थे। इसलिए एक ऐसे वर्ग को पैदा करना जरूरी समझा गया जिसके स्वार्थ अंग्रेजों के स्वार्थ से अभिन्न हो। ब्रिटिश शासन ने इस तरह अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। इस व्यवस्था में जमींदार थे, राजा थे और सरकार के विभिन्न महकमों में पटवारी, गांव के मुखिया से लेकर ऊपर तक कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या थी। भारत के दो खास महकमे थे, मालगुजारी और पुलिस। पुलिस तो व्यवस्था करने के लिए रहती थी और मालगुजारी टैक्स वगैरह लेती थी पब्लिक से लेकर के और उसे खजाने में जमा किया जाता था। इन दोनों के ऊपर हर जिले में एक कलेक्टर था, जिला मजिस्ट्रेट होता था जो शासन की धुरी होता था, जो अभी भी कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट जो पूरे जिले को चलाता है। इस तरह भारत की साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए बिना कुछ भुगतान किए अड्डे की तरह इस्तेमाल तो किया ही गया। इसके अलावा इसे इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षण का खर्च भी उठाना पड़ा। इस राशि को कैपिटेशन चार्ज कहा जाता है। ब्रिटिश में जो सेना थी उसके ऊपर जो खर्च किया जाता था वो भारत से वसूला जाता था और जिसको कैपिटेशन चार्ज कहते थे। वो कहते थे वो सेना आपके रक्षा के लिए है। वास्तव में भारत को ब्रिटेन के हर तरह के दूसरे खर्च भी उठाने पड़ते थे। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास से किसी भी भारतीय को निश्चित रूप से मायूसी होगी और क्रोध आएगा। फिर भी इससे अनेक क्षेत्रों में अंग्रेजों की श्रेष्ठता का, यहाँ तक कि हमारी फूट और कमजोरियों से लाभ उठाने की क्षमता का पता चलता। फूट डालो और राज करो वाली प्रवृत्ति उन्होंने अपना ली थी। हम सबको ही आपस में लड़ाया करते थे। वो भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध राजा राममोहन राय, बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार। राजा राममोहन राय ने क्या किया था? सती प्रथा को बंद किया था। अनेक तरह की कुरीतियां जो समाज में फैली हुई थी। व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों ने उनमें शिक्षावृत्त, प्राच्य शिक्षा विशारद, पत्रकार, मिशनरी और कुछ अन्य लोग भी थे जो उसमें शामिल थे।
पाश्चात्य संस्कृति को भारत लाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। अंग्रेजी चिंतन और साहित्य और राजनीतिक परंपरा से भारत को परिचित कराने का श्रेय उन योग्य और उत्साही अंग्रेजों को ही है, जिन्होंने अपने चारों ओर उत्साही भारतीय विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लिया। उनको इकट्ठा करके पाश्चात्य संस्कृति को लाना चाहते थे। शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने के बावजूद खुद ब्रिटिश शासन को परिस्थितियों से मजबूर होकर अपनी बढ़ती हुई व्यवस्था के कारण के लिए क्लर्कों को प्रशिक्षित करके तैयार करने का प्रबंध करना पड़ा। क्लर्क बनाने के लिए अब ब्रिटिश से कितने लोग आए जो भारत पर नियंत्रण कर सके। भारत की जनसंख्या बहुत थी, इसके लिए उन्होंने क्या किया, क्लर्कों को यही उत्पन्न किया। जो युवा वर्ग था उनको लालच दे करके अपने साथ मिलाया और अंग्रेजी शिक्षा दी। लॉर्ड मैकाले शिक्षा शुरू हुई कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से वो क्लर्क बने और जो भी लगान आता है उसका हिसाब किताब रखे। इसलिए धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार होने लगा। यह शिक्षा समिति भी थी और गलत रंग की भी थी, फिर भी उसने नए और सक्रिय विचारों की दिशा में दिमाग की खिड़कियों के दरवाजे खोल दिए। धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और आधुनिक चेतना का प्रसार हुआ। अर्थात लॉर्ड मैकाले शिक्षा शुरू की गई और जिसके कारण धीरे धीरे युवा शिक्षित होते गए तो सिर्फ उनके लिए क्लर्क बनने के लिए ही शिक्षित नहीं हुए, बल्कि उनका विकास होने लगा और फिर वो अपने देश के बारे में भी सोचने लगे। यूरोप के विचारों से अब बहुत सीमित वर्ग प्रभावित रहा, क्योंकि भारत अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि को पश्चिम की तुलना से बेहतर समझ सकता था। जो दार्शनिक पृष्ठभूमि थी, जो दार्शनिक जो हमारे देश में हुए थे, उन्हीं के अनुसार देश को चलाना या उन्हीं के अनुसार चलना उन्हें सबसे अच्छा लगता था, विदेशियों के अनुसार नहीं। उससे चिपका रहा। भारत पश्चिम का वास्तविक आघात प्रभाव तो जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर हुआ। नई तकनीकी, रेलगाड़ी, छापाखाना, दूसरी मशीनें, युद्ध के अधिक कारगर तरीके, ये सब ऐसी बातें थी जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। सबसे प्रकट और व्यापक परिवर्तन यह हुआ कि खेतिहर व्यवस्था टूट गई और उनका स्थान व्यक्तिगत संपत्ति और जमींदारों ने ले लिया। खेतिहर व्यवस्था अर्थात खेतों में काम करने वाले लोगों की व्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ने लगा। मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था का चलन हुआ और जमीन बिकाऊ वस्तु बन गई। अर्थात पहले उसी का अधिकार था, अब उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने लगी, अर्थात बेची और खरीदी जाने लगी जमीन। पहले ऐसा कोई चलन नहीं था, जो जमीन जिसकी थी वो उसी के पास रहती थी, लेकिन अब बेची और खरीदी जाने लगी है। देश के किसी और बड़े हिस्से की अपेक्षा बंगाल ने बहुत पहले इन परिवर्तनों को देखा, क्योंकि अंग्रेज आए कहां से थे, बंगाल से ही। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी लेकर के आए थे वो, और वो बंगाल में सबसे पहले आए थे और इसके बाद वो अपने जो प्रोडक्ट लेकर के आए थे उनको भारत में बेचना चाहते थे, व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। इसलिए सबसे पहले यदि इन सब चीजों का प्रभाव पड़ा तो बंगाल पर पड़ा। 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ। कौन था वो? वे थे राजा राममोहन राय। वे एक नए ढंग के व्यक्ति थे, जिनमें प्राचीन और नवीन ज्ञान का मेल था। भारतीय विचारधारा और दर्शन की उन्हें गहरी जानकारी थी। वे संस्कृत, फारसी और अरबी के विद्वान थे और उस हिंदू मुस्लिम संस्कृति की उपज थे। वे उस समय भारत की सुसंस्कृत वर्ग के लोगों पर छाई हुई थी। उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिम के धर्म और संस्कृत के स्रोतों की खोज के लिए ग्रीक, लातीनी, इब्रानी भाषाएं सीखी। पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी पक्षों ने भी उन्हें आकर्षित किया। अपने दार्शनिक और विद्वतापूर्ण झुकाव के कारण राजा राममोहन राय अनिवार्य रूप से प्राचीन साहित्यों की ओर झुके। तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पद्धति की खोज करने वाले दुनिया के वे पहले उत्साही व्यक्ति थे और शिक्षा को आधुनिक ढांचे में ढालकर उसे पुरानी पंडिताऊ पद्धति के चुंगल से निकालने की, क्योंकि भारत पहले प्राचीन मान्यताओं को बहुत मानता था। राजा राममोहन राय ने उन्हें प्राचीन उस पंडिताऊपन से निकाल करके प्राचीन संस्कृति को कायम तो रखा, लेकिन नवीन संस्कृति का भी अपने उसमें समावेश किया कि परिवर्तन ही समय की मांग है, इसलिए हमें परिवर्तित होकर ही कार्य करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने सोचा।
उन्होंने गवर्नर जनरल को गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अनुपयोगी विज्ञानों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखा कि इन सारी शिक्षाओं को भी लोगों के अंदर आनी चाहिए। इन सबसे अधिक वे समाज सुधारक थे। राजा राम मोहन राय बहुत बड़े समाज सुधारक थे। आरंभ में इन पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा और बाद में कुछ हद तक ईसाई मत का, लेकिन वे अपने धार्मिक आधार पर दृढ़ता से जमे रहे। परंतु उन्होंने इस धर्म को उन कुरीतियों और कुप्रथाओं से मुक्त करने का प्रयास किया जो इसके साथ संबंधित गई थी। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक उन्हीं के आंदोलन के कारण लगाई। सती प्रथा थी पहले यदि पति की मृत्यु हो जाती थी तो स्त्री को भी उसके साथ जला दिया जाता था। कभी चाहे वो इच्छा से जले या फिर अनिच्छा से जले तो भी उसको जलाया जाता था। ये एक बहुत बुरी कुरीति थी और जिसको प्राचीन समय में सती माना जाया जाता था। लेकिन ये एक जो व्यक्ति मर गया है उसको जलाना तो सहज है, लेकिन एक जिंदा व्यक्ति को जलाना वो कितना देखिए मुश्किल या कितना बेकार कार्य था, जिसके कारण लोगों के मन की आस्था हिल जाती थी। न चाहते हुए भी उसे पति के साथ जलना पड़ता था। तो ये एक कुरीति थी जिसे राजा राम मोहन राय ने दूर किया। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तकों में से थे। सन 1780 के बाद भारत में अंग्रेजों ने कई अखबार निकाले। इन अखबारों में आमतौर पर सरकार की कड़ी आलोचना रहती थी। परिणामतः उन पर कड़ा सेंसर लगता था। जो भारत में अखबार इन्होंने निकाले उनमें वो अंग्रेजों की आलोचना किया करते। अंग्रेज जो जिन चीजों का विरोध के जिन चीजों को भारतीयों पर जबरदस्ती लादते थे उसमें उनका विरोध किया जाता था, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि आखिर में ऐसा क्यों किया जा रहा है। परिणामतः उन पर सेंसर लगता था। पहला अखबार जिस पर भारतीय का स्वामित्व था और जिसका संपादन भी भारतीयों ने ही किया था 1818 में अंग्रेजी में निकला था। उसी वर्ष श्री रामपुर के बैप्टिस्ट पदारियों ने बंगाली में एक मासिक और एक साप्ताहिक पत्र निकाला। किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले ये पहले पत्र थे। इसके बाद एक अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई से अखबार और पत्रिकाएं बड़ी तेजी से निकलने लगे। राजा राम मोहन राय की पत्रकारिता का गहरा संबंध उसकी सुधारवादी आंदोलनों से था। उसका समन्वयवादी और विश्वजनीन दृष्टिकोण कट्टर वर्ग के लोगों को नापसंद था। अर्थात वो जितना सुधार करना चाहते थे अंग्रेजों को उनका ये सुधार पसंद नहीं आता था और वे उनके बहुत से सुधारों का भी विरोध करते थे। पर उनके बहुत से समर्थकों में टैगोर परिवार था, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने राष्ट्रगीत लिखा हुआ है हमारा, वो उनका समर्थन करते थे। इसके बाद में बंगाल के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय दिल्ली सम्राट के ओर से इंग्लैंड गए और 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से राजा राम मोहन राय के बारे में आपने पढ़ा। राजा राम मोहन राय के बारे में से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम आपके पास भेजेंगे।